हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो अभी हमारे चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक इस सीरीज में हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके 3 लेक्चर आए, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 लेक्चर्स आए, फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके भी 3 लेक्चर्स आए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपका चैप्टर नंबर 4 कोर्स का सीनेट एग्जाम में आने वाले बायोलॉजी के कोर्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसमें हम लोग मेनली जेनेटिक्स कंसिडर करते हैं उसको, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 1 ऑफ जेनेटिक्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका और ये जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें रहने वाली हैं। तो आई होप आपने एक बार ये चैप्टर कहीं से पढ़ रखा होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अगर आपने ये चैप्टर कहीं से नहीं पढ़ रखा है या फिर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट आपने नहीं करी है और कहीं से करना चाहते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट एक डेडिकेटेड वे में, फोकस्ड वे में, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है टारगेट गुरुकुल ऐप। उस ऐप पर ये बैच चल रहा है सीनेट एग्जाम के लिए, यूपी में होने वाली पीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। तो इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड भी क्लासेस हो सकती हैं या फिर लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, फिर डीपीपी नोट्स मिल जाते हैं, बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स आपके जितने भी हैं फोकस वे में आपकी तैयारी कराते हैं। आपको एक रोड मैप मिल जाता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और ये सारे टीचर्स आपकी हेल्प भी करते रहते हैं आपकी प्रिपरेशन में। बाकी बैच का प्राइस है 699। आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बैच को ज्वाइन करने में, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू जाकर भी बैच को परचेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ये तो हुई आपकी प्रिपरेशन की बात। अदर देन दैट, अगर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके टीचर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन उन ग्रुप्स पे देते रहते हैं। तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट्स। तो पी प्लांट्स में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को देखा था और उसमें 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। मतलब एक कैरेक्टर जो भी उन्होंने लिया, अगर उन्होंने स्टेम हाइट ली तो एक कैरेक्टर डोमिनेंट था जैसे कि टॉल प्लांट, और एक रेसेसिव था जैसे कि ड्वार्फ प्लांट। सिमिलर वे में अगर फ्लावर कलर को लिया, सीड कलर को लिया, पॉड कलर को लिया, पॉड का शेप कैसा था, सीड का शेप कैसा था, और फ्लावर की पोजीशन क्या थी, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने देखी। तो वहां पे से उन्होंने बताया था कि रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। तो रेसेसिव ट्रेट कौन सा होता है? तो अगर आपके यहाँ एक कैरेक्टर हमने देखा स्टेम हाइट, इसको लिखा, तो इसमें 2 ट्रेट्स होंगे। एक तो होगा टॉल, यानी एक तो लंबा पेड़ हो सकता है या फिर एक ड्वार्फ, एक छोटा पेड़ हो सकता है। तो जब टॉल प्लांट की बात करेंगे तो इसका जीनोटाइप कैसा रह सकता है? अगर आपने जेनेटिक्स थोड़ी सी भी पढ़ रखी है तो इसके लिए जीनोटाइप या तो टीटी होगा, कैपिटल टी, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, जबकि ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी ही जीनोटाइप होगा। ठीक है, तो वो कैरेक्टर जो तभी एक्सप्रेस होगा जब होमोजाइगस सिचुएशन होगी। होमोजाइगस सिचुएशन का मतलब स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, जब जीनोटाइप में दोनों अलील्स एक जैसे हो। ये एक होमोजाइगस अलील पेयर है। तो जब होमोजाइगस सिचुएशन में ही कोई ट्रेट एक्सप्रेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। यहाँ पर देखिए, जो डोमिनेंट अलील है वो है कैपिटल टी, तो अगर वो प्रेजेंट है एक भी तो ये टॉल प्लांट है। तो इसका मतलब अगर कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन है या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में ही हमको टॉल फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, लंबा प्लांट देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हेट्रोजाइगस सिचुएशन में भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये डोमिनेंट है। और ड्वार्फ जो है ये रेसेसिव है, क्योंकि ये होमोजाइगस सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये तो हमने प्लांट हाइट के रेफरेंस में इसको समझा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें गिवन है ड्वार्फ स्टेम हाइट, ये रेसेसिव ट्रेट है। बाकी के जो 3 गिवन है, वॉयलेट फ्लावर्स, एक्सियल फ्लावर्स और इनफ्लेटेड पॉड्स, ये सारे के सारे ही डोमिनेंट ट्रेट्स गिवन है। डोमिनेंट यानी कि ये खुद को हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस दोनों ही सिचुएशन में एक्सप्रेस कर देंगे, इसलिए ये हैं डोमिनेंट ट्रेट्स। ठीक है, इनके रेसेसिव कौन से होते हैं? तो वॉयलेट फ्लावर के लिए रेसेसिव ट्रेट कौन सा है? व्हाइट फ्लावर है। एक्सियल की जगह पे टर्मिनल फ्लावर्स हैं यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट, और इनफ्लेटेड पॉड्स की जगह इनकंस्ट्रिक्टेड पॉड्स जो होती हैं वो है यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय डैश, मतलब किस साइंटिस्ट ने दिया था, रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1962।
तो किसने दिया था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें वॉटसन एंड क्रिक हो। तो इन्होंने क्या बताया था डीएनए के बारे में कि ये डबल हेलिकल मॉडल है। डबल हेलिकल क्या, आपने अभी स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था ना कि डीएनए के ऐसे करके 2 हेलिक्स होती है, और यहाँ पे भी आपके प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स के पेयर्स होते हैं, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन के, ये वाले सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं वॉटसन एंड क्रिक। अभी देखते हैं ऑप्शन में हम लोग को क्या गिवन है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो पहला तो गिवन है विल्किंस, फ्रैंकलिन, क्रिक और चारगाफ। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांसिस क्रिक, और इसके साथ में वॉटसन लिखा होता तो ज्यादा मोर करेक्ट होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करना कोई भी एक जेनेटिक कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है। इनहेरिटेंस के लिए यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? जीन्स को। तो पेरेंट्स का डीएनए हम सब में आता है, डीएनए के जो डीएनए है वही जीन्स को बनाते हैं। तो क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर डीएनए प्रेजेंट है, उसको जीन्स बोलते हैं। वही जीन्स जब एक्सप्रेस करते हैं खुद को आरएनए की फॉर्म में, फिर प्रोटीन्स बनते हैं, तब वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारी बॉडी में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है इनहेरिटेंस। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? जो चीजें विरासत में मिलती हैं, वो फिजिकल चीजों के लिए बात हो रही है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, जमीन हो गई, ये सब हेरिटेज में है। कल्चर की बात करें तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के साथ साथ वेरिएशन को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। और वेरिएशन का क्या मतलब होता है? हम लोग क्या डिफरेंसेस हैं हम में और हमारे पेरेंट्स में, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, जो भी चेंजेस आए, चेंजेस की रीजन क्या होता है? जब मियोसिस हो रही होती है, तो मियोसिस में जब पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है, तब वहां पे जो क्रोमोसोम में पेयरिंग के टाइम पर जब डीएनए का एक्सचेंज हो जाता है, उसकी वजह से नए नए चेंजेस आते हैं। ठीक है, उन चेंजेस की वजह से हम में और हमारे पेरेंट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अपीयरेंस के बेसिस पे हो सकते हैं, कैरेक्टर्स के बेसिस पे हो सकते हैं, तो उन्हें बोला जाता है वेरिएशन। इनहेरिटेंस जो हम में सेम उनसे आ गए हैं, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों को मिला के पढ़े तो वो जेनेटिक्स में आ जाता है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमसे पूछा था हमारे पेरेंट्स से आ रहे हैं कैरेक्टर, तो मतलब हमने इनहेरिट करे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला है which diagram is used to study the production of zygotes in F1 and F2। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है प्यूनिट स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही गिवन है। प्यूनिट स्क्वायर किसने दिया था? आरसी प्यूनिट ने। इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर थोड़ा सा प्यूनिट स्क्वायर को समझा भी देते हैं। आरसी प्यूनिट ने दिया था। ये कौन थे? एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम लोगों को किसी भी एक पेरेंट की जो जनरेशन है वहां का अगर हमें जीनोटाइप पता हो, तो हम वहां से ये पता कर लेते हैं कि पॉलेंस और जो ओवा है, एग सेल है, उसका क्या जीनोटाइप रहने वाला है। यानी जो भी गैमेट्स बन रहे हैं उनका हम लोग ने जीनोटाइप देख लिया, फिर उससे हम लोग प्रोजेनी का भी जीनोटाइप निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्यूनिट स्क्वायर। जैसे कि इसका जो पी प्लांट है, इसमें ही हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक ये टॉल प्लांट, ये एक ड्वार्फ प्लांट। तो इससे यहाँ से जो गैमेट्स में आएगा तो यहाँ टी आ जाएगा, और यहाँ से जो गैमेट बनेगा उसमें ये वाला टी आ जाएगा। अब एक स्क्वायर बना लेंगे जिसको हम लोग प्रॉपरली बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर। ठीक है, प्यूनिट स्क्वायर में कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, वो हम आपको भी यहाँ पे बताते चलते हैं। देखिए, इस जगह पे हम लोग यहाँ पे फीमेल वाला बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं फीमेल गैमेट में। तो अगर यहाँ से देखें तो टी वाले ये 2 गैमेट्स बनेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस जगह पे हम लोग मेल वाले गैमेट्स लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी। और अब हम लोग इसको एक यहाँ से लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलर वे में इसको यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और सिमिलर वे में यहाँ भी। तो ये हम लोगों ने किसका फिनोटाइप निकाला है? ये जो 4 निकाले हैं, 4 कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हम लोग ने निकाला है जाइगोट्स का, यानी प्रोजेनी का जीनोटाइप। ठीक है, और फिनोटाइप कैसे आएगा? फिनोटाइप हमें दिखेगा कैसा? ये सारे टॉल प्लांट्स दिखेंगे। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, 2 गैमेट्स बने होंगे, तो टी और टी यहाँ बने होंगे। तो यहाँ पे जो लिखा था, ये लिखा था हम लोगों ने पेरेंटल। ठीक है,
और इस जगह पे जो आया ये आया प्रोजेनी का जीनोटाइप। तो प्यूनिट स्क्वायर में हमें ये सब पता चलता है। अच्छा, जाइगोट यहाँ पे क्यों लिखा है समझ में आया? जब पोलन और ओवा का जब मेटिंग हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जाइगोट्स बनेंगे प्लांट्स में, उसके बाद में उससे पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। What generation of Mendelian cross has a phenotypic ratio of 3:1? तो अभी हम लोगों ने जो पहले पढ़ा इस पेज पे, तो इसमें तो सारे प्लांट्स एक से मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन यानी जीनोटाइप के। इसके आगे अगर हम लोग सेल्फिंग कराने सीखी, ये F1 प्रोजेनी आ गई ना हमारे पास, वो पेरेंट्स थे, ये F1 प्रोजेनी आई, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पेरेंट्स के बाद में पहली जनरेशन। अब इससे किस टाइप के गैमेट्स बनेंगे? गैमेट्स अगर हम लोग इस तरफ डिनोट कर लें, तो एक तो कैपिटल टी टाइप का बनेगा, एक स्मॉल टी टाइप का बनेगा। फिर हम लोग एक यूनिट स्क्वायर बना लेंगे और उसमें हम लोग इनका डिवीजन समझ लेंगे। डिवीजन नहीं एक्चुअली, मतलब ये आगे कैसे बनेंगे जाइगोट्स वो समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेल और यहाँ फीमेल लिख लेंगे, एक टी और टी इधर आ जाएगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी इधर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे आ जाएगा टी और टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हम लोग इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो में आगे की स्लाइड्स में हम लोग जीनोटिपिक को जी और फिनोटिपिक को पी से डिनोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो अगर हमें लिखना है तो इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं जिससे समझ में अच्छे से आता रहे। क्रॉस तो हमने पढ़ ही ली है, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हमें कितने मिल रहे हैं? एक यहाँ पे। फिर स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं? दो। ठीक है, और स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं? एक। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कितने मिल रहे हैं? दो। तो हमने ये लिखा, ये आया जीनोटिपिक रेशियो। फिर हम लोग लिखेंगे फिनोटिपिक। अब फिनोटिपिक का क्या मतलब होता है? देखिए, जीनोटिपिक का मतलब होता है जिसमें जेनेटिक मेकअप को दिखाया जाए। इसी जेनेटिक मेकअप का जो भी जीन्स है उनको तो रिप्रेजेंट कर दिया, एलील्स को रिप्रेजेंट कर दिया, इसका फिजिकली कैसा अपीयरेंस होगा उसको हम लोग फिनोटाइप से दिखाते हैं। जिसमें कि हमने पहले पढ़ा, जब भी कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा तो कैसा प्लांट हमें दिखेगा? टॉल प्लांट। और जब केवल स्मॉल टी होगा तब हम लोगों को इस होमोजाइगस सिचुएशन में मिलेगा एक ड्वार्फ यानी छोटा पेड़। तो हम लोगों को यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का रेशियो बताना है अगर, तो 3 टॉल प्लांट्स मिलेंगे और एक ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो ये 3:1 हमें कहाँ पे मिलेगा? जब F2 जनरेशन की हम लोग बात करें। देखिए, फर्स्ट फीलियल जनरेशन का ये चल रहा था, ये वाला जो है ये पूरा F2 जनरेशन का है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन था, तो जो क्वेश्चन था हमारा कि हम लोगों को किस जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलेगा, तो हमें F2 जनरेशन में 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है अगर आपने लर्न नहीं कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जनरेशन पेरेंटल जनरेशन होती है, उसको कई बार F0 से भी डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ लिख भी देते हैं, पेरेंटल जनरेशन को F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन है उसको F1 से और सेकंड फीलियल जनरेशन को F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर जो सेकंड फीलियल जनरेशन F2 है वहां पे हमें फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट को मार्क कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने दिया था, ये मेंडल ने स्टार्टिंग में 2 लॉज दिए थे, एक डोमिनेंस का और एक सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स का। फिर बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी उसमें ऐड कर दिया था। तो 3 बेसिक लॉज हैं मेंडल के। हमसे पूछा गया जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो इनके 3 स्टेटमेंट हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। इन्होंने बोला था कि कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्टेबली पास डाउन किया जा रहा है, तो इन्होंने उस चीज को बोला फैक्टर्स, जिसको अभी प्रेजेंट में हम लोग जीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा फैक्टर्स हैं। फिर दूसरी चीज बोली कि फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में होते हैं और इन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स वन डोमिनेट्स ओवर द अदर, यानी अगर एक पेयर ऑफ जीन्स है, एलेलिक पेयर है, फैक्टर्स का जो इन्होंने पेयर बोला, तो उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा। ऐसी मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव अलील्स का कॉन्सेप्ट भी मेंडल ने बताया था। तो इन तीनों स्टेटमेंट के अलावा जो भी स्टेटमेंट है वो हमको यहाँ ढूंढना है। तो फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स, ये बोला था इन्होंने, तो ये सही है। वन फैक्टर इज डोमिनेंट ओवर द अदर, तो ये भी सही है। फैक्टर्स कंट्रोल कैरेक्टर्स, सही है। फैक्टर्स हम लोग अभी जीन्स बोलते हैं, इन्होंने फैक्टर बोला था, तो उन्हीं के थ्रू तो कंट्रोल हो रहा था ना अदर जितने भी अदर कैरेक्टर्स थे। कैसे कैसे? स्टेम हाइट है, फ्लावर कलर है, सीड कलर है, पॉट कलर है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, ये डिपेंड कर रहे थे जीन्स पे।
आखिरी ऑप्शन में गिवन है फैक्टर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है यहाँ पे। क्यों? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं था, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में गिवन था। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ये मेंडल ने जो दूसरा लॉ दिया था सेग्रीगेशन का, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें ये चीज थी कि मियोसिस के टाइम पे जब फीमेल या मेल गैमेट बन रहा है, उस टाइम पे जो पेरेंटल जीनोटाइप है वहां से एक एक जीन ही, एक एक अलील ही एक गैमेट में जाता है। तो वो प्रोसेस ऑफ मियोसिस के टाइम पे होता है सेग्रीगेशन का प्रोसेस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला है अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स दैट आर। तो होमोजाइगस पेरेंट है, होमोजाइगस पेरेंट का क्या मतलब हुआ? तो उसका जीनोटाइप जो है वो एक ही तरीके का है। अगर हम लोग सिर्फ स्टेम हाइट को देखें तो कैपिटल टी और कैपिटल डी, इसका मतलब है कि वो होमोजाइगस है। देख रहे हैं, एक से अलील्स है। अगर यहीं पे जब इन्होंने बोला है नीचे यहाँ हेट्रोजाइगस पेरेंट, तो हेट्रोजाइगस के लिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हो जाएगा। इन्होंने बोला कि गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो देखिए जो कैपिटल टी वाला है वो दोनों गैमेट्स टी और टी ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो ये हेट्रोजाइगस पेयर है इसमें एक तो यहाँ पर कैपिटल टी गैमेट प्रोड्यूस होगा और एक स्मॉल टी, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है होमोजाइगस पेयर से ये सिमिलर गैमेट्स आएंगे, है ना, एक से हैं कैपिटल टी है, और यहाँ पे डिसिमिलर पेयर आएगा। तो सबसे पहले हमसे कहा था कि होमोजाइगस पेरेंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो वो सिमिलर प्रोड्यूस करेगा। हेट्रोजाइगस डिसिमिलर, अलग अलग तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो हमें सिमिलर डिसिमिलर वाला पेयर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी में हमने गिवन है, तो ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। इसको लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पे एनसीईआरटी में 2-3 एग्जांपल्स गिवन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कौन सा एग्जाम्पल गिवन है? डायरेक्टली गिवन है डॉग फ्लावर या फिर एंटीरेनम स्नेप ड्रैगन फ्लावर के लिए। तो वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है, रेड कलर के फ्लावर्स हैं और एक व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। तो एक का आर जीनोटाइप है, दूसरे का स्मॉल आर जीनोटाइप है। जब वो दोनों मेटिंग होती है और जब नई प्रोजेनी बनती है तो F1 जनरेशन की प्रोजेनी में जीनोटाइप आता है एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो वहां पे अगर डोमिनेंस के लॉ के हिसाब से चले तो रेड कलर के फ्लावर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पिंक कलर का फ्लावर बनता है, यानी कि जो पेरेंट से सिमिलर ही नहीं है। यानी कि डोमिनेंस तो है, रेड कलर था, लेकिन डोमिनेंट होना चाहिए था, दिखना चाहिए था, लेकिन वो पूरी तरीके से डोमिनेंस अपनी शो नहीं कर पाया, इसलिए ब्लेंडिंग हो गई दोनों कैरेक्टर्स की, रेड और व्हाइट मिक्स होकर पिंक बना दिया उसने कलर। तो यहाँ पे हो गई इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रोसेस। तो हमें इसका डायरेक्ट ऑप्शन पता है फ्लावर कलर इन स्नेप ड्रैगन। तो आप इसके नाम और लिख सकते हैं स्नेप ड्रैगन के जो एनसीईआरटी में गिवन है। एक तो डॉग फ्लावर गिवन है इसी का नाम, और एक गिवन है एंटीरेनम स्पीशीज। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तीनों में से कोई भी आ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें है। तो फ्लावर कलर में है, होता क्या है, रेड कलर और व्हाइट कलर के फ्लावर से रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर जो है इन दोनों के क्रॉस से बनता क्या है, पिंक कलर का फ्लावर। इनके जीनोटाइप्स भी लिख देते हैं। अभी तो हमने फिनोटाइप्स लिखे हैं ना, ये दिखते कैसे हैं, अभी लिख देते हैं जीनोटाइप्स क्या रहते हैं। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख देंगे किस कलर के फ्लावर का क्या जीनोटाइप था। तो रेड का था कैपिटल आर, व्हाइट का था स्मॉल आर और पिंक फ्लावर्स में आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 उसी से रिलेटेड है। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स गिव्स राइज टू अ पिंक फ्लावर्ड प्रोजेनी, व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की प्रोसेस यहाँ पे है, तो इसको तो टिक कर देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना है हमें, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट।
तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें बहुत सारी जनरेशंस के लिए बार बार सेल्फिंग कराई गई हो, मतलब बाहर से प्लांट से पॉलिनेशन नहीं कराया गया, सेम प्लांट्स में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। इससे होता क्या है, जब कई जनरेशंस तक सेल्फ पॉलिनेशन कराई जाती है तो जो एक कैरेक्टर है वो स्टेबल हो जाता है उस जनरेशन में पूरी में। तो हम लोग उसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया रेड फ्लावर्स, तो रेड फ्लावर वाले प्लांट का जो फ्लावर था उसकी सेल्फिंग बार बार कराई गई, तो जो अब प्रोजनी बनती जा रही है उसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे, तो उसमें होमोजाइगस सिचुएशन ही चल रही होगी, यानी कैपिटल आर और कैपिटल आर ये जीनोटाइप स्टेबली प्रेजेंट होगा। और जो व्हाइट कलर का बोला गया है यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर ही होगा। और यहाँ जब पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे तो अब तो इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग खत्म हो गई ना, अभी तो इन्होंने दो अलग अलग फ्लावर्स को ले लिया, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन तो करा दिया, या फिर सेल्फिंग तो नहीं हो रही है, अलग अलग फ्लावर्स का ही यूज चाहे किया हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ मिलेगी, फ्लावर कलर में मिलेगी, स्नेप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर या फिर एंटेरनम भी बोलते हैं इसमें। तो रेड कलर के फ्लावर्स और व्हाइट कलर के फ्लावर्स मिलके पिंक कलर के फ्लावर्स बना लेंगे, इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फिनोमिनन में याद रखेंगे। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। What holds the information of a particular trait? तो एक किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, किसी भी जीन के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है जीन। जीनोम क्या होता है, जितना भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका जितना भी ये है पूरी डिटेल्स है जीनोटाइप्स की, वो जीनोम में होता है। एक्सॉन और इंट्रॉन्स ये किस में आते हैं, ये आरएनए से रिलेटेड है, आरएनए से रिलेटेड है। जब हम लोगों में आरएनए बनता है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर एचएनआरएनए बनता है, तो उसमें कुछ तो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो डायरेक्टली कोड करेंगे और फिर बाद में उनसे प्रोटीन्स बन जाएंगे। कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको निकाल देना होता है, तो वो बीच बीच में आ रहे होते हैं इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। तो इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस को बोलते हैं एचएनआरएनए में इंट्रॉन्स, और बाकी की जो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए आगे जाके उनको एक्सॉन्स बोलते हैं। तो एक्सॉन और इंट्रॉन तो नहीं है क्योंकि आरएनए से रिलेटेड है। जीनोम हमारे पूरे जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो जीन के पास एक किसी भी ट्रेट के लिए इंफॉर्मेशन होती है, इसीलिए जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स से हम लोगों में जीन्स आते हैं जिनके थ्रू अलग अलग कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द नेचर ऑफ एंजाइम इनकोडेड बाय अ रेसेसिव जीन। तो सबसे पहले हम लोग को नॉट वर्ड को मार्क कर लेना है, नेचर एंजाइम नहीं होगा अगर कोई रेसेसिव जीन उसको बना रहा है तो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि दो टाइप के जीन्स हैं, एक कोई भी जीन है उसके दो टाइप के अलील्स हो जाते हैं, तो वो अलील या तो रेसेसिव ट्रेट बनाएंगे या फिर डोमिनेंट ट्रेट बनाएंगे। तो एक सबसे पहले एग्जांपल गिवन है, अगर एक नॉर्मल जीन है तो वो क्या करेगा, एक जीन है वो किसी एंजाइम के लिए कोड करता है और वो नॉर्मल है, तो वो एक नॉर्मल एंजाइम के लिए कोड करेगा। अच्छा, एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम का काम था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इतना था। अब हमने बोला कि यहाँ पे एक रेसेसिव जीन है तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक तो ये इम्पैक्ट होता है कि एफिशिएंसी कम हो जाए, इसकी एंजाइम की एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कम हो जाए, या फिर एंजाइम काम ही ना करे, एंजाइम वर्क ही ना करे। वर्क क्या था कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना, वही ना करे। या फिर एक और चीज भी हो सकती है, एंजाइम बने ही ना, यानी नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम का फॉर्मेशन ही ना हो, क्योंकि वो जीन तो अभी म्यूटेशन के थ्रू चेंज हो गया है उसको तो। और फिर ये बोल रहे हैं रेसेसिव जीन है, यानी कि उसका जो भी इम्पैक्ट होगा डोमिनेंट ट्रेट के सपोर्ट नहीं करेगा। डोमिनेंट ट्रेट क्या था कि वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। तो अब हमें ये तीनों सिचुएशंस मिल सकती हैं कि हो सकता है जीन से ऐसा एंजाइम बने जो इतना एफिशिएंट ना हो, या फिर वो काम ही ना करे। एफिशिएंट तो तब होगा ना जब काम करेगा, हो सकता है वो काम ही ना करे। और इन केस तीसरा ये भी हो सकता है कि एंजाइम बने ही ना। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा आप देखते हैं आंसर, तो लेस एफिशिएंट जीन सही, हमें ये तो मिल सकता है। नो फंक्शन ऑब्जर्व फॉर द जीन, ये भी हो सकता है कि वो काम ना करे। एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द एंजाइम, ये भी हो सकता है। और जो लास्ट में गिवन है मोर एफिशिएंट एंजाइम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें क्या गिवन था, डोमिनेंट नहीं गिवन है, हमें रेसेसिव गिवन है। तो अगर डोमिनेंट जीन होगा तो वो एंजाइम नॉर्मली काम करेगा, अगर रेसेसिव जीन है तो उसकी एक्टिविटी कम ही होगी एंजाइम की। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ कोडोमिनेंस। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडोमिनेंस। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस में एक फिनोमेना है, ह्यूमंस से रिलेटेड चीज है। कोडोमिनेंस हमें ह्यूमंस में कहाँ देखने को मिलता है? ब्लड ग्रुपिंग में। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख गया, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्लावर कलर जो है गार्डन पीस में, वहां हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, वॉयलेट कलर डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, ठीक है। फिर फ्लावर कलर इन स्नेप ड्रैगन, यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे अच्छा लिखते चलते हैं, यहाँ पे हमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है फ्लावर कलर में। स्नेप ड्रैगन में हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? पॉड कलर इन ग्रीन पीस, तो ग्रीन और येलो कलर की पॉड्स हो सकती है और यहाँ पे भी कंप्लीट डोमिनेंस मिलता है, ग्रीन कलर की डोमिनेंस यहाँ पे देखी जाती है। अच्छा, इन तीनों फिनोमेना में डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी कोई ऐसा जीन है जो खुद को एक्सप्रेस करता है और नॉर्मली एक अलील जो है वो रेसेसिव है, वो खुद को सिर्फ होमोजाइगस सिचुएशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो रेसेसिव ट्रेट के लिए हो गया। एक ऐसी जीनोटाइप है जो हेट्रोजाइगस सिचुएशन हो या होमोजाइगस सिचुएशन में हो, खुद को एक्सप्रेस करेगा, तो वो डोमिनेंट है। तो जब भी कोई प्रोजेनी बनती है और वो पेरेंट्स के जैसी दिख रही है और किसी एक पेरेंट के जैसी ही दिख रही है, जो F1 प्रोजेनी बन रही है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो F1 में प्रोजेनी बनी वो एक पेरेंट के जैसी दिख रही है, तो वो डोमिनेंस का फिनोमेना शो करती है। जो F1 में प्रोजेनी बनी अगर वो दोनों में से किसी भी पेरेंट के जैसी नहीं है और दोनों के जैसे कैरेक्टर्स दिखा रही है, तो दोनों के ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो जा रहा है, सेम नहीं आ रहा है, ना ए पेरेंट के ना बी, मतलब 1 2 दोनों पेरेंट के जैसा नहीं है, तो वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब ना रेड फ्लावर्स मिल रहे हैं ना व्हाइट फ्लावर्स मिल रहे हैं, दोनों मिक्स होकर पिंक फ्लावर्स बना देने, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन अगर जो प्रोजेनी है F1 जनरेशन में वो दोनों ही पेरेंट्स के जैसी है और वो विजिबल है फिनोटाइप में, जैसे ब्लड ग्रुपिंग में होता है कि अगर मेल का ए है ब्लड ग्रुप ए और फीमेल का बी ब्लड ग्रुप है, और जो चाइल्ड है उसमें जो देखने को मिल रहा है ब्लड ग्रुप वो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब ना ए डोमिनेंट है ना बी डोमिनेंट है, दोनों ही को डोमिनेंट है, एक दूसरे के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अपने अपने तरीके से और दोनों का इफेक्ट बराबर का है, इसलिए को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को शो करने का। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स, मतलब मिलती जुलती है किससे? अगर ये किसी भी पेरेंट से मिलती जुलती है तो इसको बोलेंगे डोमिनेंस, अगर ये किसी से भी नहीं मिलती जुलती, नन, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर यहाँ पे डी का मतलब डोमिनेंस है, और अगर ये बोथ पेरेंट्स से मिलती जुलती है तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तीनों टाइप्स का। अभी ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन का, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग कैसे है कोडोमिनेंस ये भी इन क्वेश्चंस के थ्रू समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला है एबीओ ब्लड ग्रुप है और ये डिटरमाइन किया कैसे जाता है आरबीसी पे। तो देखिए, जो भी जीन होता है, जो भी अलील होता है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जो आई जीन है इसके 3 अलील्स हैं, 3 अलील्स है। कौन कौन से 3 अलील्स हैं भाई? सबसे पहले गिवन है आई ए, फिर आई बी और एक गिवन है स्मॉल आई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंट होते हैं, मतलब बराबर है। ये वाला रेसेसिव है दोनों से ही, ठीक, ये रेसेसिव है। तो ये आपको बेसिक क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक और चीज समझ में आती है, कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल और कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल है ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप्स। अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसको डिटेल में तो देखेंगे ही, लेकिन पढ़ने के लिए अभी के लिए 4 टाइप के फिनोटाइप्स होते हैं, मतलब या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होगा। और जीनोटाइप्स में 6 टाइप के जीनोटाइप्स होते हैं, मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो दिखाते हैं हम लोग, जेनेटिक स्ट्रक्चर, वहां पे 6 तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं जीनोटाइप्स की। तो ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स है ये डिटरमाइन किए कैसे जाते हैं, पता कैसे चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो जैसे आई ए जीन प्रेजेंट है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है, जो कि आरबीसी के जो रेड ब्लड सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड आउट, यानी बाहर की साइड निकलते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ है? आरसीबी की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स ये जीन प्रोड्यूस करता है। तो आई ए होगा तो वो शुगर प्रोड्यूस करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आई बी होगा तो वैसी शुगर प्रोड्यूस करेगा। अगर आई ए और आई बी दोनों जीन प्रेजेंट है तो वो दोनों अपने अपने करस्पॉन्डिंग शुगर्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आई जीन डज नॉट
प्रोड्यूसेस एनी शुगर एट ऑल। इसलिए जो स्मॉल आई वाला है ये रिसेसिव जीन है और स्मॉल आई के होने पर कोई भी शुगर नहीं प्रेजेंट होती है आरबीसी की आउटर मेम्ब्रेन पे। तो हमें पता कैसे चलता है, जो मेन क्वेश्चन था अभी उस पे आ जाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये होती कहाँ पे है, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये चीज याद रखनी है, ये शायद क्लास 11th में जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है उस चैप्टर में डिटेल में गिवन है, तो वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो एंटीजन है ब्लड ग्रुपिंग के लिए कहाँ मिलता है, या फिर ये जो शुगर है ये कहाँ मिलती है आप में। तो ये शुगर तो मिलती है आरबीसी की आउटर मेम्ब्रेन पे, और एंटीबॉडीज कहाँ मिलती हैं ह्यूमन ब्लड में, प्लाज्मा में मिलती हैं। ये चीजें ध्यान रखनी होती है। खैर एबीसी ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया जाता है जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है आरबीसी के आउटर मेम्ब्रेन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच अलील of the I gene does not result in the production of any sugar। तो जस्ट अभी हमने इस बात को डिस्कस किया, कौन सा जीन, जो I जीन है ये वाला स्मॉल आई, ये अलील है एक्चुअली, जो मेन जीन है इसका जो I वाला अलील है ये रिसेसिव है और ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। हमें IC तो पढ़ा ही नहीं है हमने, IB और IA ये दोनों शुगर्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी के बेसिस पे पता चलता है ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी इसी के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु हैज IA एंड IB एज द जीनोटाइप। तो इन दोनों की कोडोमिनेंस हमने अभी डिस्कस करी, यहाँ लिख भी लेते हैं कि ये दोनों कोडोमिनेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। IA IB कोडोमिनेंट होने का मतलब दोनों ही शो करेंगे अपना अपना इफेक्ट। तो IA वाले से A आ जाएगा और IB वाले से B, इसलिए AB ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी टाइम पे हम लोग समझ लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप भी। देखिए जीनोटाइप्स यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर फादर से कौन सा जीन आ रहा है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे मदर से कौन सा जीन आ रहा है, फिर यहाँ पे लिख लेंगे जीनोटाइप कैसा बनेगा प्रोजेनी में, और यहाँ पे लिखेंगे फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप हमको दिखेगा कैसा, मतलब दिखेगा टेस्टिंग में पता कैसा चलेगा कि कौन सा फिनोटाइप कौन सा ब्लड ग्रुप है। विजिबल बोलते हैं ना, जो भी जीनोटाइप है उसका इफेक्ट हमें जो दिखता है। अगर फादर से एक तो सिचुएशन है IA आएगा, एक सिचुएशन है IB आएगा, या फिर फादर से I आएगा। मदर से IA आ सकता है, मदर से भी IB भी आ सकता है, या फिर मदर से भी I आ सकता है। मदर से ऐसा हो सकता है IA आए और फादर से IB आ जाए, फादर से IA आए मदर से IB आ जाए, तो ये दोनों सिमिलर केसेस हो गए। तो इस मतलब दोनों में सेम चीज हो जाएगी ना, तो इसको चेंज करके दूसरा लिख लेते हैं। हो सकता है फादर से IA आ जाए और मदर से स्मॉल I आ जाए, या फिर मदर से स्मॉल I आए और फादर से IB हो जाए। तो इन दोनों कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक्चुअली मदर फादर से नहीं, हम लोग इसको बस यही देख रहे हैं कि किस टाइप के जीन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हमें प्रोजेनी में कैसे जीन्स मिल सकते हैं। तो अगर दोनों ही IA हैं तो ये जीनोटाइप मिला, तो इससे ब्लड ग्रुप कौन सा पॉसिबल है, A। यहाँ पे IB और IB, तो इसमें कौन सा फिनोटाइप है, B टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा। स्मॉल आई में कोई भी शुगर नहीं बन रही है सरफेस पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा ब्लड ग्रुप O। ठीक है ना, A ना B। यहाँ A और B दोनों हैं तो इसको IA IB लिख सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा AB ब्लड ग्रुप। फिर अब यहाँ पे डोमिनेंट और रेसेसिव वाली चीज हमें समझ में आएगी कि जब IA आ रहा है और स्मॉल I आ रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल I रेसेसिव है, इसलिए A ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। सिमिलर वे में जब यहाँ IB आएगा और यहाँ पे भी स्मॉल I आएगा और रेसेसिव है, तो हमें यहाँ B ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो ये 6 टाइप्स के, ये O ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है, ये खाली नहीं है यहाँ पे O ब्लड ग्रुप, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये 6 टाइप के जीनोटाइप्स हैं जो आपको मिलेंगे ब्लड ग्रुप में, और 4 टाइप्स के फिनोटाइप हैं। देखिए फिनोटाइप जो हमें दिखते हैं, कैसे कैसे ब्लड ग्रुप आपने सुने हैं, A सुना है, B सुना है, AB सुना है, O सुना है। जीनोटाइप्स आपको 6 तरीके के मिल सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पूरा इस टेबल में समझ लिया है। अभी जितने क्वेश्चंस पहले डिस्कस हो गए हैं, जितने आने वाले हैं, वो इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Which of the following is the only possible blood group of a progeny obtained from parents that have IA and IB? तो जिन पेरेंट्स में अगर सिर्फ IA है तो इनका जो गैमेट बनेगा वो IA ही होगा उस गैमेट में।
ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IA। यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो IB ही होगा, तो इससे जो प्रजनी बनेगी वो IA और IB, यानी जो हमें दिखेगा ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि ये दोनों को डोमिनेंट होते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पीछे स्लाइड में भी नोट कर सकते थे, एक बार नोट कर लेंगे तो ये समझ में आएगा कि IA और IB एक दूसरे के लिए को डोमिनेंट हैं। इन दोनों के होने पर दोनों का ही इफेक्ट दिखेगा, ए बी ब्लड ग्रुप है, लेकिन IA और IB के लिए जो I वाला है ये रेसेसिव है और ये दोनों डोमिनेंट हैं इस वाले के लिए। ठीक है, तो अगर स्मॉल आई प्रेजेंट भी होता है ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर IA प्रेजेंट है जीनोटाइप में तो A आ जाएगा, IB प्रेजेंट है स्मॉल आई के साथ में तो B आ जाएगा। अगर दो II हैं स्मॉल वाले तभी होमोजाइगस सिचुएशन में आपको O ब्लड ग्रुप या फिर के रिसेसिव ट्रेट जो है O ब्लड ग्रुप का यही तभी विजिबल हो पाएगा फिनोटाइप में। अब क्वेश्चन नंबर 17, जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स गिवन है आपको, स्मॉल a स्मॉल b, यहाँ कैपिटल A कैपिटल B और F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप पूछा है। तो सबसे पहले ये देखना होता है गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो दो टाइप के आपको कैरेक्टर्स का गिवन है, तो यहाँ पे से ए वाले में से पेयर में से ए आ जाएगा और कैपिटल बी वाले पेयर में से कैपिटल बी एक आ जाएगा गैमेट में। यहाँ लिख देते हैं गैमेट्स कैसे बने, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं कि हम लोग यहाँ गैमेट की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पेयर में से स्मॉल ए आ जाएगा और स्मॉल बी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे लिखेंगे और जब इन दोनों गैमेट्स की फ्यूजन हो जाएगा तो मिलेगी क्या प्रोजेनी। बहुत सिंपल है, हमें यूनिट स्क्वायर भी नहीं बनाना पड़ेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये प्रोजेनी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगर आप चाहें तो इसको यूनिट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, आपको चारों ऐसे ही कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। एक आपको यूनिट स्क्वायर ऐसे करके बनाना है और वहां पे आप ये गैमेट्स लिख सकते हैं कि ए बी यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे स्मॉल ए बी लिख देंगे। यहाँ ऐसे डिवीजन करके मेल फीमेल बना लिया, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे करके चारों जगह पर सेम प्रोजेनी मिल जाएगी। ठीक है, ये यूनिट स्क्वायर बना के आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इतने अच्छे से ये सारी चीजें बनानी आ जाएंगी, गैमेट्स और जीनोटाइप समझ में आने लगेंगे, तो आप एग्जाम में इनको जल्दी जल्दी भी बना पाएंगे, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करते चलिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला है एक्सपेक्टेड फिनोटाइप ऑफ F1 generation obtained by the true breeding yellow seed plants and true breeding wrinkled green seed plants। तो इसके लिए हमें पूरा यूनिट स्क्वायर से समझना पड़ेगा। F1 जनरेशन में अच्छा बोला है, F2 में नहीं बोला है। अगर F2 में बोलते तो हम लोग इसको F2 जनरेशन के लिए पूरा यूनिट स्क्वायर बनाते और बहुत अच्छे से समझते, और आई होप वो क्वेश्चन आज नहीं तो अगले लेक्चर में आ जाएगा और तब हम उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो यूनिट स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। अभी तो इसको सिंपली बता सकते हैं, जो इन्होंने बोला है इसी में हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप लिख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बोला ना ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो सीड प्लांट्स, तो जो राउंड येलो सीड्स हैं तो ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। राउंड सीड्स के लिए कैपिटल आर, येलो सीड्स के लिए कैपिटल वाई, ये जीनोटाइप होता है। रिंकल्ड ग्रीन यहाँ पे बोला है, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स के लिए जो जीनोटाइप है ये दोनों ही रेसेसिव हैं, तो रेसेसिव के लिए स्मॉल आर, रिंकल्ड के लिए और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो F1 में इन दोनों की क्रॉसिंग कराएंगे, ये लिखा हमने यहाँ, इन दोनों की क्रॉसिंग करानी है। तो यहाँ से कैपिटल आर आएगा और एक कैपिटल वाई और दूसरी तरफ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा, तो ये F1 प्रोजेनी बनेगी। इसके हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही गैमेट्स बना सकते हैं, सिमिलर वे में हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं यूनिट स्क्वायर में और ये आएगा। अच्छा, यहाँ तो डोमिनेंट रेसेसिव चलता है ना, ये ग्रीन जो प्लांट है, ये जो पी प्लांट है इसमें ग्रीन कलर, येलो कलर, राउंड शेप और रिंकल्ड शेप सीड्स में, तो यहाँ तो डोमिनेंट वाला है, तो कैपिटल आर की वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो जाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है कि राउंड सीड होगा और कलर में डोमिनेंट क्या है कि येलो कलर का होगा, तो राउंड येलो सीड्स मिल जाएंगे सारे। ये हमें यहाँ पे टिक करना था। हमसे पूछा क्या था, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप पूछा था, तो इस क्वेश्चन में हमसे एक्सपेक्टेड फिनोटाइप पूछा था F1 जनरेशन में, तो फिनोटाइप हमको यहाँ से क्या मिल गया, राउंड येलो सीड्स मिल जाएंगे। तो राउंड येलो सीड्स आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और यही यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ क्रॉस इन्वॉल्विंग वेरिएशन इन टू डिफरेंट ट्रेट्स इज कॉल्ड। अगर एक कैरेक्टर के, हर एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं,
ठीक है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो जाएगा। तो जो दो ट्रेड्स है उनको हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को देख रहे होते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, लेकिन अगर एक टाइम पे दो कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो पहले तो यहाँ टिक कर देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के लिए, ये थी डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? यहाँ पे आपने एक तो सीड का कलर देखा कि वो ग्रीन है या फिर येलो है, और उसका शेप कैसा था, राउंड था या रिंकल्ड था, उसको देखा, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस करते हो तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे होते हैं? जब हम लोग सिर्फ स्टेम हाइट को कंसिडर कर रहे होते हैं या फिर हम लोग सिर्फ फ्लावर कलर को कंसिडर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस होती है। अब आगे हम लोग लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स that line together during meiosis first is called? तो इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? ऐसे करके दो क्रोमोसोम्स, ये एक होगा, सिमिलर वे में ऐसे करके दूसरा क्रोमोसोम होगा जो इसके एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा। ऐसा नहीं, एग्जैक्टली सिमिलर ही दिखता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है जो बिल्कुल एक जैसे दिखे, तो दिखने में बिल्कुल सिमिलर क्रोमोसोम होगा, वो भी इसके पास में होगा। तो ये दोनों जब अलाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। यहाँ पे वेलेंट का मतलब होता है ये जो सेंट्रोमियर दिख रहा है, तो दो सेंट्रोमियर्स दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे इसको वाई वेलेंट बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिस टाइम पे एनाफेज फर्स्ट हो रहा होता है, तो ये वहां पे मेटाफेज फर्स्ट के टाइम पे अलाइन होंगे और एनाफेज फर्स्ट के टाइम पे ये अलग अलग पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पे आपने पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हो रहा होता, लेकिन जब एनाफेज सेकेंड होगा तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। खैर हमसे तो यही पूछा था मियोसिस फर्स्ट में जब ये अरेंज होंगे, लाइन टुगेदर होंगे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बाईवेलेंट बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। ये चैप्टर का पहला लेक्चर कवर हो गया है। तो देखिए अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने देखे वो थोड़े सिंपल चल रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी थोड़ा सा सिंपल था। उसके बाद में जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, वो भी सिंपल था। जेनेटिक्स थोड़ा सा समझने का टॉपिक होता है। आज बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, मेंडलिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो हमने आज इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, को डोमिनेंस को देखा, मेंडलिज्म में मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अभी इसके आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो धीरे धीरे और टिपिकल होते जाएंगे, क्योंकि मेंडलिज्म से या जेनेटिक्स से एक अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पूरे कोर्स को समझने में बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हेल्प करेंगी आगे भी आपकी। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो उसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, नीचे कमेंट करना है। अगले लेक्चर में हम उस बारे में जरूर बात करेंगे, उसको अच्छे से कवर करेंगे उस टॉपिक को। बाकी आगे आने वाले लेक्चर्स थोड़े से टिपिकल रहेंगे, इसीलिए आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, अपने नोट्स पढ़िए जो भी आपने बना रखे हैं। अगर नहीं बना रखे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल ऐप पे जाके। इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। वर्षा भारद्वाज दिस साइड साइनिंग ऑफ। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली हम या हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।